नमस्कार। ये है वक्त की ललकार, मेहरबान है सरकार, आ गई नौकरियों की बहार, क्या आप हैं तैयार। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले इस जंगे मैदान में दमखम दिखाने के लिए तैयार मेरे युवा साथियों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, प्रथम जो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा थी तो वो काफ़ी साल पहले आया था। इस बार आशा है कि बहुत जल्द जो परीक्षा की प्रक्रिया है उसको पूरी करके और जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान कर दिया जाए। तो आइए, बिहार सरकार द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा बीएससी सेकेंड CIL इसको कह सकते हैं, है ना, कंबाइंड इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहा है 15/10/2025 से। दुर्गा पूजा के बाद इसमें आप आवेदन के लिए लग जाइए और आज से ही तैयारी के लिए लग जाइए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के पद हैं, उसका क्या वेतन है, जो पद निकाले गए हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उम्र सीमा क्या है, इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन कौन सी पुस्तकें सहायक हो सकती है और आपकी क्या तैयारी की रणनीति हो ताकि इस बड़े वैकेंसी में 23-24 हजार की वैकेंसी में आप कम से कम एक पद अपने लिए हासिल कर सकें। तो इन्हीं मुद्दों पर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तैयारी का जो टिप्स है वो मैं अंत में बताऊंगा। तो चलिए, पदों की संख्या बहुत भारी भरकम है, ठीक है, इतनी कल्पना नहीं की जा सकती थी जितना पद निकाला गया है। कितना? तो 23,175। अभी वैकेंसी की शुरुआत है, धीरे धीरे ये बढ़ भी सकता है। जब तक पीटी एग्जाम ना हो जाए तो मेरे ख्याल से बढ़कर ये 25, 26 या 30 हजार हो जाए, ठीक है, 30 हजार हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, दमखम से लगे रहिए। वैसे लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं जो BPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि गार्जियन पर बोझ ना बने तो कम से कम यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, अपनी जीवन का, अपना कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं और आगे आप BPSC UPSC की तैयारी करके आप सफल हो सकते हैं। तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है। आप तैयारी में लग जाइए, आज से लग जाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए, तो निश्चित तौर पर आप इसमें एक पद हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में जो सफलता का मुकाम आपने सोचा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हो सकता है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले वेतन का। तो इसमें दो तरह के पद हैं, एक है वेतन स्तर 4 और एक है वेतन स्तर 2। दो तरह के पद हैं, ठीक है। तो दो तरह के पद में वेतन स्तर 4 जो है, तो इसमें कितना वेतन मिलेगा, इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इसका बेसिक पे कितना है। तो बेसिक पे अगर 7th पे कमीशन का पे मैट्रिक्स देखेंगे तो बेसिक पे इसका है 25,500। 25,500 25,500 इसका बेसिक पे है। और अगर लेवल 2 की बात करें, वेतन स्तर 2 की, तो इसका है 19,900। ठीक है। अब है क्या कि इसमें कई तरह के चीज़ जुड़ते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता जुड़ता है, मकान किराया भत्ता जुड़ता है, मेडिकल अलाउंस जुड़ता है, और अगर आपकी पोस्टिंग नगर निगम में हुई है तो शहरी परिवहन भत्ता भी जुड़ता है, ठीक है। और इसमें कुछ कटौती भी होती है। कटौतियों में NPS जो न्यू पेंशन स्कीम है तो उसमें कटौती होती है। हम बहुत विस्तार में ना जाकर मैं आपको एक राउंड फिगर में बता देता हूं कि जो वेतन लेवल 4 है, तो वेतन लेवल 4 का ये 25,500 की बेसिक में कितना वेतन मिल सकता है। तो लगभग जो है आपको इसमें जो है 45,000 वेतन मिलेगा, 45,000 रुपया वेतन इसमें मिलेगा। और अगर लेवल 2 की बात करें, जो क्लर्कियल कैडर है, तो उसमें आपको कितना मिलेगा, तो इसमें आपको लगभग 35,000 मिलेगा, प्लस माइनस 400-500 हो सकता है, लेकिन इतना मिलेगा। और इसके अतिरिक्त सालाना इंक्रीमेंट भी होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो वो इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और साल में 2 बार महंगाई भत्ता भी जुड़ता है। इस तरह से साल में 3 बार वेतन भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में इतना जो है आप लमसम मान सकते हैं कि इतना वेतन मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कितने तरह के इसमें पद हैं और उनमें से महत्वपूर्ण पद क्या है।
तो देखिए ये फाइलेरिया निरीक्षक है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, काम के बारे में भी मैं बता दूं थोड़ा सा। ये जो भी फाइलेरिया रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, ये बुचेरिया वेंकट फ्राई एक कृमि होता है जिसके शरीर में प्रवेश कर जाने से होता है, इसको हाथी पांव रोग भी बोलते हैं। तो ये फाइलेरिया निरीक्षक, इसकी पहचान करना और इसका इलाज करना इनका काम होगा। ये स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है और ये लेवल 4 है। लेवल 4 यानी ये 25,500 वाला बेसिक वाला ये पद है, ठीक है। और इसमें कितने पद हैं, तो 69 पद हैं, ठीक है। इसकी योग्यता के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है वो है राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी क्या है, तो लेवल 2 का पद है। लेवल 2 यानी इसका बेसिक 19,900 है और इसमें आपको 35,000 रुपया का आसपास वेतन मिलेगा, ठीक है। और इसमें पदों की संख्या कितना है, तो 3,559 यानी 3,559 पद है। बहुत भारी वैकेंसी है और ये बहुत ही अच्छा पद है, समाज में प्रतिष्ठा भी है। और इसका काम होता है, राजस्व कर्मचारी का काम जो है वो जितने भी प्रकार के ज़मीन संबंधी मुद्दे हैं, ठीक है, उनको सुलझाना, ज़मीन के से संबंधित जो कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, उनको सुरक्षित रखना, और जो ज़मीन मालिक हैं या जो ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है तो उसका हिसाब किताब रखना, विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगला जो पद है वो पंचायत सचिव का है। पंचायत सचिव का पद इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर वेब सीरीज भी बन चुका है। आप लोगों ने वेब सीरीज देखा होगा पंचायत अमेजन पर, तो क्या शानदार कहानी गढ़ा गया है और गांव का क्या दिखाया गया है कि किस प्रकार का लोकल पॉलिटिक्स होता है, विलेज पॉलिटिक्स होता है। तो यहाँ पंचायत सचिव आप बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेवल 3 है। लेवल 3 जो मैं यहाँ एक बात कहना भूल गया था कि 2 ही नहीं बल्कि 3 प्रकार के पद हैं और एक लेवल 3 भी है, ठीक है, L3। और इसमें अगर वेतन की बात करें तो वेतन इसका कितना होगा, तो इसका वेतन जो है लगभग 40,000 के आसपास होगा। 40,000 के आसपास इसमें वेतन होगा, ठीक है। अब चलिए L3, इसमें पदों की संख्या है 3,532। 3,532 पद है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है। और फिर एक है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, ठीक है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसका विशेष करके काम क्या होगा, ठीक है, तो इसका काम होगा, ये सांख्यिकी निदेशालय से निकला हुआ वैकेंसी है और इसका काम विशेषकर जो जनगणना या सांख्यिकी संबंधी जो आंकड़े हैं, पशु गणना, मकान गणना, तो इस सब में जो आप देखते होंगे कि नहीं इस पर पद रहने के कारण जो शिक्षकों को जो नियुक्ति की जाती है, तो कहीं ना कहीं उस काम के लिए इनको वैकेंसी नोटिफाई किया गया है। तो ये लेवल 2 का है और लेवल 2 इसमें कुल मिला के 534 का मतलब हुआ कि बिहार में 534 ब्लॉक हैं और 534 ब्लॉक हैं, तो प्रत्येक ब्लॉक के लिए एक एक जो है कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का पद यहाँ क्रिएट किया गया है। यानी प्रत्येक ब्लॉक में एक एक ये रहेगा, लेकिन लेवल 2 का पद रहेगा, ठीक है। पंचायत सचिव लेवल 3 का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पंचायत सचिव को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है पशुधन सहायक। यह भी एक नया पद लग रहा है, ये लेवल 2 का पद है, ठीक है। और वैकेंसी कितना है, 549, ठीक है। सभी पदों में थोड़ी सी विविधता है, बताएंगे आगे जब इसकी योग्यता की बात करेंगे, ठीक है। और सबसे अधिक जो पद है वो निम्न वर्गीय लिपिक LDC में है, जो कि लेवल 2 का है। और यहाँ कुल मिला के विभिन्न विभागों में 14,903 पद है। 14,903 पद है, जिनमें से सर्वाधिक जो पद है LDC का, यानी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न वर्गीय लिपिक का होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क का सबसे जो अधिक पद है वो है पंचायती राज विभाग में। पंचायती राज विभाग में सबसे अधिक पद है, कितना है, 8,298 पद। उसके बाद कुछ छोटे छोटे अन्य पद हैं जो कम संख्या में है, तो उसकी हम चर्चा हमने यहाँ करना उचित नहीं समझा। आपको मुख्य रूप से मैं बता दूं कि महत्वपूर्ण जो पद है वो कौन कौन है। फाइलेरिया निरीक्षक, हालांकि इसको सभी लोग नहीं भर सकते, इसके लिए साइंस होना चाहिए इंटर में, ठीक है। राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव, ये 2 महत्वपूर्ण पद है। क्षेत्रीय अन्वेक्षक भी महत्वपूर्ण पद है। बाकी अगर आपको डेस्क जॉब करना है, तो ऑफिस में बैठ कर यदि काम करना है, तो इसके लिए निम्न वर्गीय लिपिक है, LDC क्लर्क जिसको कहते हैं, या किरानी कहते हैं, पुराने ज़माने में हम किरानी कहते थे। तो ये पद जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता को, चूंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो अलग अलग दिया हुआ है, तो मैं यहाँ क्लियर समझाने के लिए मैं आपके लिए ये बता देता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो निम्न वर्गीय लिपिक की अगर बात करें और पंचायत सचिव,
ये दोनों का योग्यता लगभग समान है। क्या समान है? तो इंटरमीडिएट सबसे पहले है, यानी 10+2, 10वीं के बाद आईएससी किए हो, आईए किए हो, आईकॉम किए हो, वो चलेगा। लेकिन इसके साथ है क्या? कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर के जानकारी दो प्रकार का होता है। एक होता है कि आप एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ठीक है, तो वो कंप्यूटर की जानकारी हो गया, जो कि आज के ज़माने में लगभग हर कोई जानता है, ठीक है। और दूसरा हो गया टाइपिंग। तो टाइपिंग वही कर सकता है जो टाइपिंग प्रैक्टिस किया है, और इसके लिए बाकायदे सीखना पड़ता है। तो ये दोनों अलग चीज़ है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक और पंचायत सचिव में कहीं पर है कि इंटरमीडिएट और कंप्यूटर है, कहीं पर इंटरमीडिएट और टाइपिंग है, कहीं पर है कि इंटरमीडिएट है, कंप्यूटर और टाइपिंग तीनों है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे निम्न वर्गीय लिपिक और पंचायत सचिव का जो पद पाना चाहते हैं तो वो कंप्यूटर की भी जानकारी उसके पास होना चाहिए। अगर आप टाइपिंग नहीं जानते हैं तो टाइपिंग भी सीखने का प्रयास करें, खुद से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राजस्व कर्मचारी की अगर बात करें तो इसके लिए कंप्यूटर की कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ जो है सादा सादी इंटरमीडिएट होना चाहिए। यानी आप आईएससी किए हो, साइंस से पढ़े हो तो आईए किए हो, अगर आर्ट्स से पढ़े हो तो कॉमर्स पढ़े हो तो आईकॉम किए हो, किसी भी प्रकार का 10+2 डिग्री, ठीक है, 10+2 डिग्री ये इसमें चलेगा, ठीक है। इसमें कोई एडिशनल योग्यता नहीं है, ठीक है। खनिज क्षेत्रीय अन्वेषक की बात करें जो सांख्यिकी विभाग से निकला है, तो खनिज क्षेत्रीय अन्वेषक में इंटरमीडिएट होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट जो है गणित से होना चाहिए, इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या कॉमर्स से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइंस के आप विद्यार्थी हैं और एक विषय गणित है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और वहाँ एक विषय के रूप में आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कॉमर्स आईकॉम किया है तो उसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर आर्ट्स के भी विद्यार्थी हैं और एक विषय अगर गणित आप रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ चलेगा। तो ये यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिकेशन है कि गणित, अर्थशास्त्र और कॉमर्स में होना चाहिए। अब ये पशुधन सहायक और फाइलेरिया निरीक्षक, ये दोनों का योग्यता थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए और जीव विज्ञान के साथ होना चाहिए, यानी बायोलॉजी के साथ, ठीक है। तो 10+2 में जो इंटरमीडिएट में साइंस रखते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रखते हैं, और जिनको लगता है कि हमको मेडिकल फील्ड में जाना है तो वो क्या करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखते हैं। तो ये बायोलॉजी वाले यहाँ एप्लीकेबल हैं, और जिनका इंटरमीडिएट में बायोलॉजी नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बायोलॉजी जिनका इंटरमीडिएट में है उसके लिए बहुत ही स्वर्णिम मौका है, अच्छा खासा पद है। तो यहाँ पर अगर आप बेरोजगार हैं, अभी तक आप कोई नौकरी नहीं किए हैं, तो निश्चित तौर पर स्टार्टिंग करने के लिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, स्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए ये जॉब बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि उम्र सीमा, हमेशा इसी के बारे में सर्वाधिक क्वायरी रहता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि उम्र सीमा क्या होगी, ठीक है। अब देखिए नोटिफिकेशन में 3 तरह की उम्र सीमा दिया हुआ है। एक तो सबसे पहले कट ऑफ दिया हुआ है कि 1/8/2025, 15 नहीं 25 होगा, 1/8/2025, यहाँ 25 कर देते हैं, 1/8/2025 ये कट ऑफ डेट है। यानी 1/8/2025 को जिसका 18 साल हो गया है, ठीक है, और 37 साल से कम है, अगर जनरल कैंडिडेट है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। परंतु चूंकि वैकेंसी काफ़ी दिन बाद निकला है, तो काफ़ी दिन बाद निकला है तो इसमें 2 और डेट दिया हुआ है। 2 और डेट क्या है? तो इसमें देखिए, एक तो है कि 1/8/2015, 1/8/2015 को चूँकि वैकेंसी आई नहीं उसके बाद से, तो उस समय जो एलिजिबल हो गए थे, इंटर करने के बाद जो है इंतजार कर रहे थे कि अब सेकेंड CIL यानी द्वितीय इंटर स्तरीय एग्जाम आएगा, तो उनके लिए तो धोखा हो गया। तो उनके लिए सरकार ने ये किया कि 1/8/2015, ठीक है, और ये 7/1/2016 को एक सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर निकला था, तो दोनों को कोट किया है, दोनों एज को, चाहे जो है ये 2015 या 2016, 1/8/2015 या 7/1/2016 को जिसकी भी उम्र सीमा 18 वर्ष से अधिक हो गई हो और 37 साल से कम हो तो वो भर सकते हैं। लेकिन ये UR के लिए है, 37 साल UR के लिए है, ठीक है। सबके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है, तो न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, मिनिमम, तो मिनिमम एज कितना है, तो 18 साल है। 18 साल के यदि हो गए हैं तो आप भर सकते हैं। किस तारीख को? 2015-16 में तो 18 साल का हुआ होगा तो वो अब 28-29 साल का हो गया होगा,
ठीक है, तो यहाँ नहीं कहते हैं। अगर 2025 में भी कोई 18 साल का हो गया है और वो इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल कर लिया है तो इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब है कि ऊपरी उम्र सीमा जो हमने बताया यूआर के लिए 37 साल है, तो ऊपरी उम्र सीमा यानी मैक्सिमम एज लिमिट में क्या है, छूट है। तो छूट कैसे है, तो यूआर के लिए तो मैंने बता ही दिया कि 37 वर्ष है पुरुष के लिए। ठीक है, यूआर अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कास्ट का पुरुष या अनारक्षित वर्ग का पुरुष के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 37 वर्ष। लेकिन अगर जनरल कास्ट की महिला होगी, अनारक्षित वर्ग की महिला, तो उसके लिए जो उम्र सीमा होगा वो 40 वर्ष होगा। 3 साल महिलाओं को यहाँ छूट दिया गया है। किसी भी कास्ट की महिलाएं हैं तो उसको 3 साल का छूट दिया गया है। SC ST की महिलाओं को अलग से नहीं दिया गया है, बल्कि उसके लिए वही है, OBC के लिए वही है। ठीक है, अब जैसे बैकवर्ड कास्ट ये एनेक्सर 2 हो गया। ठीक है, और EBC एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट ये एनेक्सर 1। ठीक है, बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 1, बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 2, या कह सकते हैं बैकवर्ड कास्ट या MBC। तो ये दोनों का पुरुष महिला दोनों के लिए जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष है। ठीक है, दोनों के लिए 40 वर्ष। ठीक है, केवल SC ST जो है, SC ST और यदि दिव्यांग है, दिव्यांग का हमने यहाँ नहीं लिखा, तो उसके लिए 42 वर्ष है। ठीक है, तो ये उम्र सीमा, ऊपरी उम्र सीमा में इस प्रकार का छूट दिया गया है। यानी आप अगर जो है अनारक्षित वर्ग के हैं 37 साल तक भर सकते हैं, SC ST के हैं तो 42 साल तक भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा मौका है। उम्र में भी अच्छा खासा छूट दे रखा है कि 2015 से लेकर 2025 10 साल का जो है एक्सपेंशन दिया गया है। तो इसके लिए सभी लोग लगभग एलिजिबल हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। अब आ जाइए कि क्या इसका सिलेबस होगा। तो अब इसमें कहा गया है कि भाई परीक्षा कैसे लिया जाएगा। परीक्षा के संदर्भ में कहा गया है कि यदि वैकेंसी 40,000 से अधिक होता है, 40,000 से अधिक होता है तब जो है PT लिया जाएगा। तो 40,000 से तो अधिक होना ही होना है। आप देखे होंगे कभी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म निकला, उसमें फॉर्म भरने वालों की संख्या 10 लाख से पार हो गई। तो निश्चित तौर पर 40,000 तो बहुत कम है, 4-5 लाख 7-8 लाख फॉर्म जरूर भरे जाएंगे, तो PT तो होगा ही। और साथ ही अगर मान लिया जाए 5 लाख से अधिक लोग फॉर्म भर देता है तो ये जो है कई स्टेज में लिया जाएगा, यानी एक पाली में आयोजित करना मुश्किल होगा, कई पालियों में आयोजित किया जाएगा। और जब कई पालियों में आयोजित होगा, कितना पाली हो सकता है, तो कम से कम 7 से 8 पाली हो सकता है। 7 से 8 पाली हो जाएगा तो अलग अलग क्वेश्चन होगा, तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए फिर स्केलिंग किया जाएगा। ठीक है, स्केलिंग मेथड होगा और सभी प्रश्न का हार्डनेस और इजनेस है ना, दोनों के आधार पर उसका संतुलन बनाने के लिए स्केलिंग पद्धति को लागू किया जाएगा। ये बात लिखा हुआ है। दूसरी बात लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्यतः जो है 3 भाग होंगे। और प्रारंभिक परीक्षा कितना होगा, अभी मेंस परीक्षा का जिक्र नहीं किया है, लेकिन इतना मैं बता देता हूं कि मेंस परीक्षा कुछ अलग से नहीं बल्कि इसी तरह से होगा। जैसे PT होगा वैसे ही मेंस परीक्षा होगा। हो सकता है उसमें हिंदी ऐड करें, अभी मेंस परीक्षा के बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा PT में क्या लिखा है कि ये 150 अंकों का होगा। कितना होगा, 150 अंकों का होगा। 150 अंकों का होगा। और इसमें क्या होगा कि आपका जो है 1/4 जो है वो निगेटिव होगा। यानी आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका जो है एक सही वाला भी काट लिया जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन का आपका लॉस हो जाएगा। एक तो गलत हो गया और दूसरा 4 प्रश्न जो गलत किए तो 4 तो आपका ऐसे ही गलत हो गया और एक सही में से भी काट लिया जाएगा। तो यही निगेटिव का अर्थ है कि 1/4 निगेटिव है। यानी निगेटिव कितना है, इसको दूसरी भाषा में अगर बोलें तो 0.25 निगेटिव है। ठीक है, अब कैसे कैसे रहेंगे, तो प्रश्न पत्र के 3 भाग होंगे। पहला भाग जो होगा, तो पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग देखिए, ये जो पहला भाग है ये होगा GS सामान्य अध्ययन, जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे। GS, ठीक है, सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न के रहेंगे। और दूसरा जो भाग होगा, दूसरा होगा सामान्य विज्ञान और गणित। ठीक है, कितना कितना होगा ऐसा लिखा नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखकर ये पता चलता है कि 25 क्वेश्चन जो है वो विज्ञान के होते हैं और 25 क्वेश्चन गणित के होते हैं। यानी ये अगर केवल GS की बात करें तो GS में हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या है, इधर भी रखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है,
जो भी जीएस के जो पेपर हैं उसके साथ हम साइंस को भी रखते हैं, करंट अफेयर्स को भी रखते हैं। तो ये कुल मिला के देख लें तो 50 और 25 75 अंक का जो है जीएस हो गया, ठीक है। और इधर अगर देखें 25 तो 25 मैथ है, 25 मैथ है। लेकिन होता क्या है कि ये जो रीजनिंग का सवाल, ये मानसिक क्षमता जांच जो है, ये बेसिकली क्या है, तो ये रीजनिंग है, ये तर्क शक्ति है, ठीक है। यहाँ 50 प्रश्न लिखा हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इनमें से भी लगभग जो है 15 सवाल वो मैथ के हो जाते हैं, ठीक है। 15 और 25 इधर, लगभग 40 सवाल जो है वो आपका मैथ का रहेगा। यानी मैथ भी यहाँ ट्रम्प कार्ड प्ले कर रहा है, ठीक है। और रीजनिंग के आपके जो है कितने, तो 35 प्रश्न मान सकते हैं कि रीजनिंग के रहते हैं। ऐसा जो है कई बार देखा गया है कि यही ट्रेंड रहा है, ठीक है। तो 35 प्रश्न आप मान सकते हैं रीजनिंग के हैं। तो तैयारी कितना का करना है, तो मुख्यतः 3 घटक हैं। एक जो है सामान्य अध्ययन है ना, इसी में विज्ञान भी शामिल कर लेते हैं, दूसरा गणित है और तीसरा है रीजनिंग। यही बेसिकली आपको तैयारी करना है। चलिए अब आ जाते हैं परीक्षा के विषय, ठीक है। परीक्षा के विषय, जो परीक्षा के मूल विषय जो हमें तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए उसमें क्वेश्चन में या नोटिफिकेशन में कुछ भी लिखा हो, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमें तैयारी करना है तो परीक्षा के विषय मूल रूप से क्या होंगे। तो मूल रूप से सामान्य अध्ययन, ठीक है, जनरल स्टडीज, ठीक है, और इसी में साइंस भी रहेगा, इसी में आपका साइंस भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। हम लोग तैयारी जब करेंगे तब साइंस यानी जीके जीएससी का अध्ययन एक साथ करेंगे। तो इसमें कौन कौन से विषय होंगे, इतिहास होंगे, ठीक है। इतिहास थोड़ा बड़ा होता है, इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक सारे इतिहास होंगे। फिर भूगोल, जिसमें पर्यावरण और मानचित्र भी शामिल होगा। फिर राज्य व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। फिर सामान्य विज्ञान, ये विज्ञान जिसके लिए कि अलग से 25 नंबर यहाँ लिखा हुआ है आपका नोटिफिकेशन में, ये बेसिकली इसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बिहार विशेष, चूँकि बिहार का एग्जाम है, बिहार विशेष भी पढ़ना है और करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। इतना हम लोग सामान्य अध्ययन यानी इसको एक पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है उससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है कि हम तैयारी हम कैसे करेंगे। तो यही एक तो हो गया जीके जीएस, ठीक है, जिसमें साइंस भी है। अब दूसरा हो गया अंक गणित। तो अंक गणित कितना है, आपके नोटिफिकेशन में 25 नंबर का लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको 40 मान के चलिए, क्योंकि इधर से भी 15 क्वेश्चन आपका मैथ में आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग, और रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग आपका नोटिफिकेशन में 50 है, आप 50 भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें से 15 क्वेश्चन मैथ का लगभग रहेगा, मैथ नेचर का रहेगा, तो ये 35 है, ठीक है। अब आपके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि जीएस में जो आपका 75 नंबर है, 75 नंबर में से आप कम से कम अगर 60 सही कर दें, ठीक है। और अंक गणित में जो कि 25 है और 15 इधर हम जोड़ दिए 40 में से अगर आप 25 सही कर दें, ठीक है। और रीजनिंग में से अगर आप जो है 20 भी सही कर दें तो कितना हो गया, कुल मिला के आपका 60 और 20 80 और 25 105 का जो स्कोर होगा वो आपको सफलता बिल्कुल दिला देगा। तो यही रणनीति हमारी होनी चाहिए। अब कैसे होगा, इसको कैसे हम तैयारी करेंगे, तो इसके लिए कुछ बुक है जिसको हम बताते हैं। प्रारंभिक तौर पर ये 5 बुक है जिसको कि आप ले लीजिए, एकदम फौरन जाइए और बाजार से खरीद लीजिए और कल से ही पढ़ना लग जाइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार का आप जो है कोई अनुचित तरीका अपनाते हैं, ये सोचते हैं कि सेटिंग वगैरह से हो जाएगा, निश्चित तौर पर आप धोखा खाइएगा। इसलिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता जो है आपका परिश्रम से मिलता है, और आप परिश्रम कीजिएगा तो भले वो थोड़ा सा मेहनत वाला होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन उसका फल जो है बहुत मीठा होगा, ठीक है। तो 5 बुक्स जिसे आप पढ़कर बन सकते हैं विजेता, ठीक है। और आज के समय में सरकारी नौकरी पा जाना मतलब विश्व विजेता, ठीक है। तो अगर आप विश्व विजेता बनना चाहते हैं तो ये 5 बुक पढ़िए। सबसे पहला जो है मैथ बहुत बड़ा जो है ट्रम्प कार्ड प्ले करता है, चूँकि जो 10+2 लेवल के विद्यार्थी हैं तो बहुतों का मैथ कमज़ोर होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी लोग नौकरी के लिए आजमाना चाहते हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई, आखिर 10+2 लेवल पर वे लोग भी भरेंगे जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ठीक है, और जो उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जो आपका बीपीएससी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो सचिवालय वाला जो वैकेंसी है 4th सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो वे लोग भी भरेंगे। लेकिन इनमें से बहुत बड़ी तादाद में वैसे लोग होंगे जिनकी पढ़ाई छूट गई और वो भी किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो किस्मत यहाँ कुछ नहीं होता है, किस्मत आपका कभी साथ नहीं देगा, ठीक है। आपका साथ देगा मेहनत। तो मेहनत कैसे करना है, तो सबसे पहले आप RS अग्रवाल का ये जो मैथ है उसको खरीदिए
और उसको किसी के मार्गदर्शन में, कोई सीनियर हो, कोई टीचर हो, कोई कोचिंग हो, जहाँ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी कोई कोचिंग वाला ही पढ़ाएगा, आपका भैया भी पढ़ा सकते हैं, आपके सीनियर भी पढ़ा सकते हैं, आपका बैचमेट क्लासमेट भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आप बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या है, चूँकि बिहार का है तो बिहार के बारे में आपको बिहार का इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बिहार संबंधी आंकड़े, ये जानना है। ये क्राउन का एक बुक ले लीजिए बिहार का। ठीक है, फिर लुसेंट का सामान्य ज्ञान, ये तो भाई कंपटीशन का बाइबिल है। अगर कंपटीशन धर्म है तो उसका बाइबिल है, तो ये सामान्य ज्ञान लुसेंट का ले लीजिए। और इसी का एक सामान्य विज्ञान भी ले लीजिए। क्यों ले लीजिए? क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में 25 सवाल जो है वो सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लेना है। और ये अगर आप लेते हैं तो विज्ञान के लिए फिर अलग से आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और रीजनिंग के लिए भी मैं ये करूँगा कि यदि आप बिगनर्स हैं, अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे बढ़िया होगा कि आप RS अग्रवाल का ही रीजनिंग ले लीजिए। ठीक है, ये आपको रीजनिंग खूब बढ़िया सिखा देगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि भाई क्या सामान्य अध्ययन में हमें पढ़ना क्या है। तो सामान्य अध्ययन में हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान, चूंकि 25 नंबर इसके लिए अलग से है। ठीक है, फिर समसामयिकी, करंट अफेयर्स पढ़ना है, फिर भारतीय इतिहास, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री, फिर जनरल भूगोल, सामान्य भूगोल पढ़ना है जिसमें विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दोनों आएगा। फिर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है, और फिर जो है बिहार विशेष भी पढ़ना है जिसमें बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और विभिन्न आंकड़े होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ना। अब किस किताब से पढ़ना है पीछे भी मैं चर्चा कर दिया हूँ, फिर से मैं कर देता हूँ कि लुसेंट ले लीजिए सामान्य ज्ञान, लुसेंट का सामान्य विज्ञान ले लीजिए और बिहार का सामान्य ज्ञान ले लीजिए। और इसके अतिरिक्त यदि आपको पढ़ना चाहते हैं तो मैं रेफर करूंगा कि थोड़ा सा विस्तार में जाना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी का प्रत्येक का एक एक सेट, यानी आप जो है विज्ञान का 2 बुक आएगा, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, इतिहास के लिए बुक आएगा, ठीक है, भूगोल के लिए आएगा। ठीक है, अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर अरिहंत का जो है NCERT सार, NCERT पुस्तकों का बेस बना के अरिहंत ने बहुत अच्छा एक संकलन दिया है, तो इसको आप ले सकते हैं। ये बेसिक बुक जो कि बिल्कुल जो है ना उस तरह से होगा जो थोड़ा सा NCERT जैसा ही होगा, लेकिन NCERT से थोड़ा सा हटकर होगा और पढ़ने में थोड़ा सा मन लगेगा। ठीक है, और इसके साथ कोई एक गाइड बुक आप ले सकते हैं जो मार्केट में ऐसे दृष्टि का अच्छा निकलता है, अरिहंत भी निकालता है, रुक्मिणी पब्लिकेशन वाले निकालते हैं। तो जो भी मार्केट में अच्छा हो तो उसका एक गाइड बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप सेट वगैरह भी उसमें रहता है, सेट बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में आपको पढ़ना क्या है, संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, अंकगणितीय संक्रियाएँ, प्रतिशत, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, ब्याज, औसत, यही सब बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए आप पहले भी मैंने बता दिया है कि RS अग्रवाल का आप मैथ ले लीजिए, RS अग्रवाल। ठीक है, और रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल। ठीक है, ये दोनों बुक ले लीजिए, अलग से मैं दिखा दिया हूँ। अब चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स। ये काफ़ी ज़रूरी है, और करंट अफेयर्स इतना ज़रूरी है कि ये आपको, चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ द्वितीय जो इंटर स्तरीय एग्जाम का थोड़ा ना तैयारी कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप तैयारी करते हैं तो होल कंपटीशन का करिए। ठीक है, थोड़ा सा जो है सिविल सेवा का अप्रोच अलग होता है और बैंकिंग की तैयारी करने वालों का अप्रोच अलग होता है। बाकी सारा जनरल कंपटीशन एक ही जैसा होता है, चाहे वो बिहार का हो, ठीक है, या फिर BPSC का PT हो, या फिर जो है आप रेलवे का परीक्षा देने जा रहे हैं, सब लगभग एक ही जैसा होता है। सब में जो है GS, मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। तो क्या करना है कि इसमें करंट अफेयर्स तो रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर कोई भी पढ़ सकते हैं, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर। लेकिन मैंने प्रभात खबर को यहाँ रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ इसमें कंपटीशन संबंधी आंकड़े जो है ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा प्रो है, इसलिए मैंने प्रभात खबर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप एक मंथली मैगजीन हर महीना खरीदना प्रारंभ कीजिए और उसका अवलोकन करना शुरू कीजिए, और इसका जो है नोट्स बनाना प्रारंभ करिए। ठीक है, तो नोट्स बनाना प्रारंभ करिएगा खुद जो है, तो 5 महीना 6 महीना में आपके पास करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा जो है ना एक संग्रह तैयार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। फिर जो है अगर इसके अतिरिक्त भी लेना चाहते हैं तो ये घटना चक्र का इस तरह का बुक है जो करंट अफेयर्स का आता है, वार्षिक संकलन, त्रैमासिक संकलन या मासिक संकलन है। ठीक है, उसको ले सकते हैं। और उसके बाद ये जरूर लीजिए, ये जो आपका स्पीडी का ईयर बुक है,
तो ये आपको जो है ना कम समय में अच्छी तैयारी करवा देगा। तो ये जो है, और ये अपडेटेड भी है, जितना भी करंट अफेयर्स का ईयर बुक है। और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में जाना है, लॉन्ग फॉर्म में जाने के लिए तो मैं प्रतियोगिता दर्पण रेफर करूंगा, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जाना है तो 100 रुपया में ये बुक मिलेगा और बिल्कुल जो है गागर में सागर है, तो इस बुक को ले लीजिए। ठीक है। अब मैंने सारा चीज़ बता दिया है, अब क्या बताना है? अब बताना है कि तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तैयारी की रणनीति बताते हैं। तो तैयारी की रणनीति में आपको क्या करना है? तैयारी की रणनीति में क्या करना है? तैयारी की रणनीति, इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स अपनाने होंगे। ट्रिक क्या होगा? तो ट्रिक में सबसे पहले तो आप जो है सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स बनाइए, दूसरों के बनाए हुए नोट्स को मत पढ़िए या बुक मत पढ़िए, बुक को पढ़ के और फिर अपना नोट्स बनाइए। और ये जो नोट्स बनाएंगे ना, तो जिस नोट्स को बनाने में, बुक को पढ़ के समझने में आपको अगर मान लिया जाए 12 घंटा लगा, ठीक है, तो इसका रिवीजन जो है अगला 12 मिनट में हो जाएगा, 12 मिनट में हो जाएगा। सेल्फ नोट्स बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक डेली एक रूटीन बना लीजिए। ठीक है, रूटीन बना लीजिए। और रूटीन में कैसे आपको पढ़ना है ये खुद से सेट करिए। 3 विषय आपको पढ़ना है। 3 विषय कौन कौन पढ़ना है? तो जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ठीक है, और रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, रीजनिंग पढ़ना है। तो जीएस आप देखिए, तो मैथ और जीएस और 3 विषय है, लेकिन इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और आपको कम से कम 70% समय जो है वो जीएस पढ़ने में देना चाहिए, बाकी 30% इन दोनों में। कैसे? मान लिया जाए कि आप एक फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि हमको बहुत हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं बनाना है कि कितना घंटा हमको पढ़ना है। मैं सिंपल सा कहता हूँ कि अगर इस नीति को आप फॉलो करें, ठीक है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, तो निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक फार्मूला है 10 + 8 + 6। ठीक है, यानी 10 घंटा जो है क्या करना है? स्टडी करना है। 10 घंटा पढ़ना है। ठीक है, 8 घंटा स्लीपिंग करना है। 8 घंटा से कभी भी कम नहीं सोना है, क्योंकि 8 घंटा से कम सोएंगे तो फिर आपका हेल्थ गड़बड़ा जाएगा, आपका कंसंट्रेशन भंग होगा। तो एकदम कड़ी नींद लेना है। और 6 घंटा में अन्य कार्य करना है। अन्य कार्य क्या करना है? इसमें से मान लिया 2 घंटा आपका जो नित्य क्रिया हो गया, 2 घंटा घर के कुछ और काम कर दिए, और 2 घंटा आपका खेल कूद मनोरंजन वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये 10 घंटा ही अगर आप पढ़ते हैं, और कैसा पढ़ते हैं? आप रोज़ पढ़ते हैं, यानी रोज़, डेली आप पढ़ते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट कहीं से कोई कहानी सुन लिया, स्टोरी सुन लिया, खास करके जब एग्ज़ाम वगैरह का रिजल्ट आता है तो उस समय छपेगा गुदड़ी के लाल ने किया कमाल। ठीक है, बीपीएससी का, यूपीएससी का, तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। रिक्शा चलाने वाला का बेटा बना आईएएस, ठीक है, किसान का बेटा बन गया बीडीओ, ऐसे समाचार पेपर में छपते हैं। ठीक है, तो ये समाचार क्या करता है कि विद्यार्थी को या पढ़ने वाले या किसी को भी क्या करता है कि मोटिवेट कर देता है। अब मोटिवेशन का क्या हाल होता है सो मैं बताता हूँ। अब जैसे ही आपने कोई स्टोरी सुना, ठीक है, पेपर पढ़ा या किसी की सक्सेस स्टोरी सुना, अगल बगल में लोग सफल हो गए, तो आपका मोटिवेशन ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे, और फिर अगले दिन ऐसे, फिर जो है कुछ दिन, एक सप्ताह बाद ऐसे 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 जाके फ्लैट हो जाता है। यानी जो मोटिवेशन एक समय में काफ़ी हाई था वो क्या हो गया? जाके सीधा हो गया। लेकिन अगर डिसिप्लिन की बात करें, अगर आप डिसिप्लिन में तैयारी करते हैं तो वो हमेशा ऐसे रहता है। रोज़ाना जो है, रोज़ाना ऐसे 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 ऐसे, ये कभी कम नहीं होता है। तो अनुशासन आपको ये बताता है कि आपको निरंतर तैयारी करना है। ठीक है, अनुशासन आपको ये बताता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड द स्टडी विंस द रेस। ठीक है, क्योंकि अगर आप धीरे ही चलते हैं लेकिन लगातार चलते रहते हैं तो वो एक दिन आपको मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा। परंतु क्या है कि आप कहीं से मोटिवेट हो गए और उसमें आपका अनुशासन है ही नहीं, तो जब अनुशासन नहीं होगा तो क्या होगा? वो मोटिवेशन धीरे 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 पहले तो हाई रहेगा और बाद में धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और फिर हो जाएगा कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक है, तो क्या करना है? डेली करना है, और डेली करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है, यानी निरंतरता करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं तो उसका जो है अभ्यास करना है। ठीक है, अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है कि आप जो है पढ़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए। ठीक है, आप रूटीन बना के पढ़िए। आप 10 से 12 घंटा पढ़िए, कम भी पढ़िए। अगर 4 ही घंटा पढ़ते हैं तो रोज़ाना पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि मोटिवेशन तो ज़रूरी है,
लेकिन मोटिवेशन को जिस दिन आप डिसिप्लिन में बदल दिए उस दिन आपसे सफलता कोई नहीं छीन पाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। अब सवाल उठता है कि सर याद नहीं रहता है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का ये एक शिकायत रहता है कि सर जो है याद नहीं रहता है। तो कैसे याद रखा जाए? तो उसके लिए हमारा जो है याद रखने के 7 फार्मूले हैं। याद रखने के लिए एक 7 सूत्री फार्मूला है, तो उसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं, तो आपके सामने भी जिक्र कर देता हूं। याद रखने का 7 सूत्री फार्मूला 7 सूत्री फार्मूला। ठीक है, क्या है? तो सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पढ़ना है। पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद उसका क्या है, फिर नोट्स बनाना है, यानी लिखना है, राइट करना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ लिए, लिख लिए। अब है कि उस चीज़ों को फिर मंथन करना है, यानी थिंक करना है, सोचना है ना, दिमाग मंथन करना है। जैसे कि जानवर खाने के बाद पागुर करता है, जुगाली करता है, वैसे ही हमको थिंक करना है। अब इतना कर लेने के बाद क्या हो गया कि मेरे पास एक अच्छा पावर हो गया। अब हम जो पढ़ लिए, लिख लिए, तो हमारे पास डिस्कशन करने का पावर आ गया। तो आप क्या करेंगे कि अपने साथियों को, अपने जूनियर को, अपने सीनियर को बोलेंगे कि आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और डिस्कस क्या करेंगे, तो हम पूछेंगे या उनको भी एक टास्क दे देंगे कि भाई तुम भी पढ़कर आओ और हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रीड, राइट, थिंक, डिस्कशन। ठीक है, अब डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें पता चल रहा है कि कल परसों या सप्ताह दिन पहले जो हमने कुछ पढ़ा था उनमें से कुछ चीज़ें भूल गए हैं। और ये कैसे जो है, खास करके जो फैक्चुअल चीज़ होता है, जो तथ्यात्मक होता है या कोई फार्मूला वगैरह रहता है, वो हम भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, यानी उसको रट लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार लोग बोलते हैं कि रटना नहीं है, तो लेकिन क्या होता है ना कि कंपटीशन में हमें बहुत बार रटना भी पड़ता है। रटने के लिए क्या है कि आप कोड बना लीजिए। ठीक है, किसी को भी, जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं कोड, तो बनाते हैं बचपन में MBA, बचपन में MBA। ठीक है, तो ये कोड है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि सबसे अधिक सीमा वाला बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद जो है, अगर उसके बाद की बात करें तो चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान, तुरंत आ गया दिमाग में। ठीक है, वैसे ही कर्क रेखा वाला लोग बनाते हैं मित्र पर गमछा जार, तो ऐसे कोडिंग कर लीजिए जिससे कि आपको रिमेंबर हो गया। ठीक है, यानी याद हो गया वो चीज़, अब वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि कोडिंग के सहारे जब भी आएगा तो आपके दिमाग में झट से आ जाएगा, वो होगा नहीं। कुछ रटने का चीज़ है वो रट लीजिए। ठीक है, 5 चीज़ हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये सब होने के बाद आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो तब तक यह बेकार है जब तक कि आप ये काम नहीं करते हैं। और वो कौन सा काम है, वो सबसे पावरफुल चीज़ है, वो है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन तो करना ही है। कितना बार रिवीजन करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, कम से कम आपको 10 बार रिवीजन करना है। और 10 बार रिवीजन करेंगे ना, तो जितना बार रिवीजन करेंगे उतनी बार ही आप नई चीज़ों को सीखेंगे और उतना ही आपका मेमोरी जो है वो ताकतवर होता जाएगा। तो 10 बार। अब कैसे कैसे करेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ें तो 24 घंटा में ही बहुत सारा चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि 24 घंटा के अंदर एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार जो है साप्ताहिक करना पड़ेगा, एक बार डेली, एक बार वीकली, एक बार मंथली। ठीक है, और एग्जाम के समय में 3-4 बार। ठीक है, इंटेंसिव रिवीजन करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट जो है वो है रिहर्सल यानी प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस क्या है ना, ये एक प्रकार से जो आप गेम करने जा रहे हैं, जो आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये प्रैक्टिस क्या है, ये आपको आशंकाओं से मुक्त करेगा, झिझक से मुक्त करेगा, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके आत्मविश्वास को रखेगा। सबसे बड़ी बात है कि गलती नहीं होने देगा। तो ये 7 आइटम्स हैं। ठीक है, पढ़िए, लिखिए, सोचिए, डिस्कशन यानी विमर्श करिए, रट लीजिए और फिर जो है पुनरीक्षण कीजिए और अभ्यास करिए, है ना। क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। ठीक है, तो ये टेक्निक लगा के आप अगर पढ़ते हैं 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, डजंट मैटर, अगर आप रोजाना पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो है विजेता बनेंगे। और इस एग्जाम में, इस महासमर में आपको एक पद निश्चित तौर पर मिलेगा। तो आज का मेरा ये स्लोगन है कि ये 10+2 इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आई है, तो इसमें
इसकी परीक्षा की तैयारी में आप लगिए, सारी चमत्कारिक शक्तियां आपके अंदर है। आपको केवल क्या करना है कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा की तैयारी करना है और उसी आत्मविश्वास के साथ आपको एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देना है। निश्चित तौर पर इस महासमर में, इस महाभारत में एक पद निश्चित तौर पर आप हासिल कर कर बनेंगे विजेता, ये हमारा विश्वास है। आप चाहें तो लिख कर ले लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।